हेलो। आज के लेसन में हम जानेंगे कि कैसे कला और संगीत अपने आप में एक कला है जिसके माध्यम से हम अप्रिशिएट करना सीखते हैं। जी हाँ, म्यूजिक एंड आर्ट itself an art to learn how to appreciate. For this we need to train ourselves और हम सबको एक बेसिक जानकारी हो कि किस प्रकार के संगीत, किस प्रकार की पेंटिंग, किस प्रकार की कलाएं आजकल की कलाएं हैं, यानी कि समकालीन कलाएं हैं। और समकालीन कलाओं के साथ साथ किन कलाओं का इस्तेमाल किन किन प्रकार की विधाओं को सामने लाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और जहाँ तक अप्रिसिएशन की बात है तो अप्रिसिएशन तभी आ सकता है जब किसी चीज़ के बारे में हमारे पास कोई जानकारी हो, पूर्व की हमारे पास थोड़ी सी भी अगर जानकारी हो तो हम उसके हिसाब से अपने आप को, अपनी मनः स्थिति तैयार करके रख सकते हैं, जिससे हमें आने वाले समय में जो चीज़ें देखने, सुनने या समझने में मिलने वाली हैं उनके साथ हम अपना तादात्म्य जोड़ पाते हैं। यहाँ पर अपना तारतम्य और तादात्म्य जोड़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम उन चीजों का इस्तेमाल करने वाले हैं अपने आगे के जीवन में, यानी अपने छात्रों के साथ हमें टीचिंग एड के रूप में भी और बहुत सारी दूसरे रूपों में भी हम इन सारी कलाओं का इस्तेमाल भविष्य में करने वाले हैं। और इन सब के साथ अपने छात्रों का परिचय कराने के लिए भी एक शिक्षक का इन सब से पूर्व परिचित होना बहुत जरूरी है। अब जैसे हम संगीत कला को ही ले लेते हैं तो संगीत कला के 3 मुख्य भाग हैं, ये हम सबको पता है, गायन, वादन और नृत्य। और इन 3 में से सबसे पहले हम अगर गायन को लेते हैं तो गायन का मतलब सिर्फ सारेगामा कर लेना भी नहीं है, गायन का मतलब सिर्फ किसी फिल्मी गाने को सुन लेना भी नहीं है, और गायन का मतलब सिर्फ किसी पान की गुमटी पर बज रहा कोई फूहड़ सा संगीत भी नहीं है। तो आखिर है क्या, और अगर वो संगीत नहीं है तो फिर क्या है? ठीक इसी जगह पे हम सबको ये जानने की जरूरत है कि संगीत के कितने प्रकार हैं, और इन सब की एक छोटी सी जानकारी हम सबके पास जरूर होनी चाहिए। सो देर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ म्यूजिक. One is vocal music, second one is percussion music, and third one is instrumental music. And especially in instrumental music, we go for another 2 wings, that is one wind and another string instruments. I'll tell you later कि इन दोनों के बीच में फर्क क्या है और क्या इन दोनों की विशेषता है। लेकिन अगर संगीत की बात करते हैं, कंठ संगीत और गायन संगीत जिसे सिर्फ सुना जाता है, उसकी बात अगर हम करते हैं तो उसमें हमें ये जानना होगा कि जो कुछ भी कंठ से प्रस्तुत किया जाता है, जिस संगीत की प्रस्तुति में कंठ स्वर अपनी भूमिका रखता है, उसे वोकल म्यूजिक कहते हैं। वोकल म्यूजिक किसी भी प्रकार का हो सकता है। वोकल म्यूजिक में अगर राग, रागिनियों की चर्चा है, सारेगामा और कुछ बहुत सीमित शब्दों वाले गायन को अगर हम कर रहे हैं, सीमित शब्द से मेरा मतलब 8-10 शब्द या बमुश्किल 2 पंक्तियां उसमें होती हैं जिनको गायक बहुत लंबे समय तक गाते हैं, जिसमें स्वरों का उतार चढ़ाव बहुत महत्व रखता है, तो उसे हम वोकल म्यूजिक क्लासिकल की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है। वहीं दूसरा जो आपको कैटेगरी, जो दूसरी कैटेगरी है वो है वोकल म्यूजिक में ही, दैट इज लाइट म्यूजिक, जिसमें वर्ड्स ज्यादा हैं। हाँ, चाहे वो गीत हो, गजल हो। और ये जो आपको लाइट म्यूजिक है, इस लाइट म्यूजिक में आप जो म्यूजिकल नोट्स हैं उनसे कहीं ज्यादा आनंद आप उठाते हैं। आप अप्रिशिएट करना चाहेंगे तो आप अप्रिशिएट कर पाएंगे उनके वर्ड्स को, जिन वर्ड्स को इसमें इस्तेमाल किया गया है। जैसे हम गुलजार साहब की के लिखे हुए किसी गीत को जब हम फिल्मों में सुनते हैं तो हम गुलजार साहब को अप्रिशिएट किए बिना नहीं रह सकते। दैट ओनली बिकॉज कि हम उस सेकंड वाले म्यूजिक को सुन रहे हैं जो हमें पसंद आ रहा है, जिसमें स्वरों के आरोह अवरोह यानी कि चढ़ाव और उतार पर ध्यान तो है, लेकिन वो उसका ग्रामर समझाने के लिए वो संगीत नहीं है। वो संगीत है उस पोएट्री को म्यूजिकली एक रिलिश करने वाली चीज और एक म्यूजिकल ट्रीट की तरह मतलब इस्तेमाल करने के लिए। थर्ड पार्ट जो है दैट इज फोक।
फोक का मतलब वो म्यूजिक जो हमारे आसपास जो हमारी लोक भाषाएं हैं, आई रिपीट, जिसमें हमारी लोक भाषाएं, जिसमें हमारी लोक संस्कृति और जिसमें हमारे रहन सहन, हमारे पर्व त्योहार और जितने पारंपरिक त्योहार हैं और पारंपरिक जितनी मतलब अलग अलग आप उसको कह सकते हैं, जैसे शादी ब्याह जनेऊ, ये सब जो सामाजिक मौके हैं, इन मौकों पर गाए जाने वाले गीतों को हम पारंपरिक और लोक संगीत की श्रेणी में रखते हैं। ये लोक संगीत की श्रेणी जो है ये हर जगह बराबर है। अगर कोई पंजाब प्रांत का है तो वहां पर भी वो सारे मतलब नियम होते हैं परिवार में, पारिवारिक सामाजिक कार्यों में, उन सब सारे नियमों का पालन होता है और वहां भी लोक संगीत है। तो वहां के संगीत निश्चित रूप से वहां की अपनी लोक भाषा में होंगे। जो बंगाल का लोक संगीत है वहां की अपनी लोक भाषा में है। इस प्रकार से चूंकि हम कृषि प्रधान देश भारत के वैसे क्षेत्र से आते हैं जहां पर बहुभाषिक होना हमारी सबसे बड़ी मतलब क्या बोलेंगे उसको, हमारी सबसे बड़ी पहचान है और हमारा सबसे बड़ा संबल भी है। और इस वजह से हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारी लोक भाषाएं हैं जिनमें हम तरह तरह के गीतों से, संगीत से हम अपने आप को बिल्कुल घिरा हुआ पाते हैं। तो ये लोक संगीत की बात हुई। लोक संगीत में मैंने बताया कि इसमें कृषि मेन है, उसके साथ साथ हमारे जो जातीय जनजातीय गीत आदि हैं वो शामिल होते हैं। कृषि, जातीय जनजाति और पर्व त्योहार और जो व्याह आदि जो सामाजिक कर्मकांड हैं, सामाजिक मतलब क्रियाएं हैं, उन सब के उन अवसरों पर, सामाजिक अवसरों पर गाए जाने वाले गीत उसमें शामिल होते हैं। ये लोक संगीत का हिस्सा हुआ। अब संगीत में जो दूसरा पार्ट है वो है बजाने का। अब बजाने का जो पार्ट है इसमें दैट इज जिसको हम पीट कर बजाते हैं, जिससे किसी चीज को हिट करने से आवाज आती है, वो कहलाता है परकशन इंस्ट्रूमेंट। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है परकशन इंस्ट्रूमेंट। तो परकशन म्यूजिक जो होता है, परकशन म्यूजिक एक ऐसा म्यूजिक है जिसमें किसी वाद्य यंत्र पर आघात करके, किसी वाद्य यंत्र पर आघात करके आवाज निकाली जाती है और उस आवाज में एक ताल, एक लय होता है। और ये हम साधारण आदमी शायद ना समझ सकें, लेकिन जो इस पर विशेषज्ञ काम करते हैं, जो इसका वादन करते हैं, वो इन सब का पूरा ख्याल रखते हैं। तो जब तक हम ये जानेंगे नहीं कि ये जो संगीत हो रहा है, ये व्यक्ति गा तो नहीं रहा है, लेकिन अगर गा नहीं रहा है तो वो कर क्या रहा है, तो तब हमारा ध्यान जाता है, तब हम समझ पाते हैं कि वो व्यक्ति गा नहीं रहा है, वो व्यक्ति बजाने का कलाकार है। तो हम उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं और उस समय की हमारी गुणग्राहकता बिल्कुल दूसरी होती है। जब हम गायन के कलाकार को सुनने जाते हैं, उस समय वाद्य यंत्र भी होता है साथ में, लेकिन वो संगत कलाकार होते हैं, यानी कि एकम्पनीमेंट आर्टिस्ट के रूप में होते हैं। तो एकम्पनीमेंट में जो म्यूजिक का जो टेस्ट, जो ब्लेंड होता है, म्यूजिक का टेस्ट जो इनहैंस होता है, ऑफ कोर्स दे आर म्यूजिक एनहैंसर्स, बट वो एनहैंसर के रूप में यूज होते हैं। लेकिन जैसा होता है ना कि हम एक मेन किसी चीज की अगर प्रस्तुति हम देख रहे होते हैं तो उसके सहायक बहुत सारे तत्व होते हैं। तो मुख्य कलाकार कौन सा हुआ? उस समय गायन का कलाकार मुख्य हुआ और वादक कलाकार जो है उसकी संगति में हुआ, वो एकम्पनीमेंट आर्टिस्ट हुआ। तो हम उस समय उसको सुनने के लिए नहीं गए हैं, है ना, लेकिन उसका आनंद आ रहा है, ये बिल्कुल दूसरी बात है। ठीक उस जगह पे जब हम परकशन इंस्ट्रूमेंट का सुनने जाते हैं, किसी का तबला या पखावज या ढोलक या मृदंग या रदम गिटार, ये हम सुनने जाते हैं, तो हम उस हिसाब से अपने आप को तैयार करके जाते हैं। जब हम समझ पाते हैं और हमारी समझदारी वहां तक पहुंचती है कि हम समझ पाते हैं कि यहाँ पर मुख्य तबला है या मुख्य वो वाद्य वादन है, उसके साथ में हो सकता है कि नगमा बज रहा हो, हारमोनियम पे या सितार पे कुछ और लहरें बज रहे हों, ये उस समय वो उसको एकम्पनीमेंट दे रहे हैं, लेकिन मेन उस समय वो परकशन इंस्ट्रूमेंट है। ये भी समझने की बात है कि स्टेज पर किस समय कौन मेन आर्टिस्ट है, कौन एकम्पनिस्ट आर्टिस्ट है। एक तो बहुत सिंपल सी बात है, जो मेन आर्टिस्ट है वो सेंटर में होगा, बट नेचुरल है, और उसके आसपास जो होंगे वो उसके एकम्पनिस्ट आर्टिस्ट होंगे। जब आप पहली दफा किसी ऑडिटोरियम में घुसते हैं, किसी हॉल में घुसते हैं और स्टेज पर पहले से
अगर सब कुछ सजा धजा हुआ है तो आप आराम से समझ सकते हैं जो मध्यस्थ है, बीच में बैठा है, वो मुख्य कलाकार है। वो मुख्य कलाकार गायन का हो सकता है, वादन का हो सकता है। मैंने ये दो के बारे में बताया। तीसरी जो बारी है वो है इंस्ट्रूमेंटल में स्ट्रिंग और विंड की। अब जैसे आपको हमने पहले भी बताया है कि देर आर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ बेसिकली 3 टाइप्स। वन इज परकशन टाइप्स, जिसको हम आघात करके बजाते हैं। द सेकेंड वन इज स्ट्रिंग टाइप, जिसमें तार होते हैं। एंड थर्ड वन इज विंड टाइप। विंड टाइप दोज इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें हवा पास होती है, वायु के आने और जाने से जिसमें आवाज या ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे हम विंड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ये 3 तो हो गए। अब जैसे मान लीजिए आप किसी हॉल में गए और आपने देखा कि बीच में एक यूं कुछ पकड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपने चूंकि तबला देखा है वो दोनों हाथ से बजाया जाता है, वो आज सेंटर में नहीं है। आज बिल्कुल ही तीसरा इंस्ट्रूमेंट है, तीसरा व्यक्ति है जो सेंटर में बैठा है। तो आपको वहां पर फौरन याद आनी चाहिए कि अगर आप देख रहे हैं उसके हाथ में कोई ऐसा वाद्य यंत्र है जिसमें तारों का काम है। तारों मतलब वो स्टार्स नहीं, तार मतलब स्ट्रिंग्स पर साउंड निकाले जा रहे हैं, देन दैट मीन्स कि उस समय जो रिसाइटल होने वाला है, जो मेन आर्टिस्ट है वो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट का आर्टिस्ट है। और अगर फ्लूट या माउथ ऑर्गन या ऐसे सामने से शहनाई होती है, ट्रम्पट होता है, हाँ, और सेक्सोफोन होता है, इस टाइप के दूसरे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अगर आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे जिनकी तस्वीरें आपने पहले भी इस्तेमाल की हैं, अपने प्रोजेक्ट्स में आपने बनाया है, तो आप ये समझ जाएंगे कि वो मेन आर्टिस्ट आज कौन है। आज वो स्ट्रिंग या विंड इंस्ट्रूमेंट का आर्टिस्ट ही आज का मेन आर्टिस्ट है। द वेरी फर्स्ट थिंग कि आपने एप्रिसिएशन को जाना। एप्रिसिएशन के लिए आपने उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखी। आपने ये जाना कि जो सेंटर में व्यक्ति बैठेगा वो स्टेज का एक डेकोरम होता है, स्टेज का अपना एक तरीका होता है, सलीका होता है। तो उस तरीके के अंतर्गत जो एकम्पनिस्ट आर्टिस्ट है वो मेन आर्टिस्ट के चारों तरफ होके बैठते हैं। इज दैट क्लियर? थैंक यू।